हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए पुनः फिर प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। वो है टॉपिक कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। बिल्कुल, आज मैं आप लोगों को इसके बारे में भी जानकारी देता हूं। ये क्या है? एक मैंने कांच का एक स्लैब तैयार किया है। ये कांच का एक भाग है और ये ऊपर में हवा है ना। अब इसमें आपको एग्जाम हॉल में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। आ जाता है एग्जाम हॉल में कि कांच के आयताकार स्लैब से, कांच के आयताकार टुकड़े से अपवर्तन के बारे में दिखाइए, कैसे दिखाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, देख लीजिए एकदम बिल्कुल। ये जो किरणें आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, राइट। ये आपतित किरण है। जब कांच के आयताकार स्लैब के ऊपरी सतह पड़ता है तो पड़ने के बाद वो हवा से कांच में आ रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। देखिए ये अभिलंब की ओर क्या हो गया, मुड़ गया, है ना। इसको हम लोग कोण आई लिखा जाता है। यहाँ पे कोण आई लिखा जाता है और यहाँ पे कोण आर लिखा जाता है, ठीक है ना। अब आ गया, ये आया, फिर यहाँ पे चला आया, फिर ये निकल गया। तो ये मेरा अपवर्तित किरण हो गया। ये जो किरण हुआ इसका नाम हो गया अपवर्तित किरण, ठीक है ना। ये जो किरण हुआ ये अपवर्तित किरण हो गया। और ये जो फिर बाहर निकल गया ये हो गया निर्गत किरण। इसको बोलते हैं निर्गत किरण। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लेकिन एक ध्यान रखना है, जब बनाइएगा तो आपतित किरण का जो मूल पथ है इसको बोलते हैं आपतित किरण का मूल पथ। आपतित किरण का मूल पथ है ना। ये आपतित किरण का मूल पथ है, ध्यान रहेगा ना आप लोगों को, भूल जाइएगा। राइट। अब आप लोगों को आ गया आपतित किरण का मूल पथ इसको कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, आपतित किरण का मूल पथ और ये एक दूसरे के लगभग देखने में लगना चाहिए कि पैरेलल, समांतर है एक दूसरे का। जैसे देखिए ये लग रहा है ना एक दूसरे के समांतर है। इसको और आगे ऐसे बढ़ा दें, अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम ऐसे बढ़ा दें सीधा, तो ये एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम टेढ़ा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसको बोलते हैं निर्गत किरण। और मैं बता देता हूँ, जितना कोण यहाँ पे आर होगा उतना ही कोण यहाँ पे तुम्हारा आर होगा। ये अभिलंब है, ये क्या है, जैसे ये यहाँ पे अगर टकराया तो ये अभिलंब है, ये वाला भी अभिलंब है, याद रखिएगा। अरे ये आर होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, और ये जितना होगा उतना आई होगा। इसको ई से डिनोट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं निर्गमन कोण। निर्गमन कोण है ना, इसको क्या बोलते हैं, निर्गमन कोण। याद रखिएगा ना, इसको बोलते हैं निर्गमन कोण। और निर्गमन कोण किसको कहते हैं? निर्गमन कोण के किसे कहते हैं? अभिलंब और निर्गत किरण, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बना कोण को निर्गमन कोण कहते हैं। मतलब ई का वैल्यू यहाँ के आई के बराबर होता है, कोण ई बराबर कोण आई होता है। और ये आर जो होता है ये जो आर होगा इसके बराबर होगा। ऐसा क्यों बराबर होता है तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। यहाँ पे सपोर्टेड एक मान लीजिए कि ये दोनों हमारा ऐसे, और ये दोनों अभिलंब है, ये वाला अभिलंब और ये वाला अभिलंब ऐसे है, मान के चलते हैं हम। ऐसे सीधा सीधा खींच देते हैं, ऐसे सीधा, ठीक है ना। अब इसको पर ये आपको क्या कर रहा है, ऐसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है। तो ये जितना कोण ये होगा उतना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर समानांतर है, तो कोण ये आर है तो ये भी आर होगा, है ना। पता है एकांतर अंतर कोण से। और ये वाला भाग को और आगे हमने कर दिया, तो ये वाला भाग जो होगा
ये वाला भाग जो होगा वो ये देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे आई है, अब ये और ये ऐसे हो गया, तो ये ऐसे चला गया, ऐसे चला जाएगा ये सीधा। अब ये है जो ये सीधा इसके पैरेलल में आता है, तो यहाँ वाला भाग जो होगा वो इसके बराबर आ जाएगा। ये थोड़ा तिरछे हो गया तो इसमें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये तो समझ में आ गया होगा ये r बराबर, ये r कैसे हो गया, एकांतर अंतः कोण से हो गया। तो ठीक उसी प्रकार ये भी हो जाएगा एकांतर अंतः कोण से I बराबर में E। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, कंफर्म हो गए, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के लिए अलग टॉपिक नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसका नाम है पार्श्विक विस्थापन। मैं चित्र को मैंने मिटाया नहीं है, वही चित्र से मैं आपको फिर से दोबारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये है पार्श्विक विस्थापन, ठीक है ना। इसी तरह से अगर पार्श्विक विस्थापन को अगर किसी को समझाना होगा तो यही फिगर आपको बनाना होगा, लेकिन इसमें अगर ये सारी चीजें अगर कम लिखिएगा तो चल सकता है, लेकिन मैंने यही छोड़ दिया है। तो क्या होता है पार्श्विक विस्थापन का परिभाषा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर वाले जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम एक एक करके आपको लिख देंगे पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए पार्श्विक विस्थापन में क्या होता है कि आपतित किरण के मूल पथ, आपतित किरण के मूल पथ, बोलिए क्या बोलिएगा, फिर से बोलिए, आपतित किरण के मूल पथ और निर्गत किरण, ये है निर्गत किरण है ना, ये आपतित किरण का मूल पथ हो गया, और निर्गत किरण के बीच लंबिक दूरी, लंबिक मतलब बिल्कुल लंबवत दूरी होना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए एकदम समानांतर, ये हो गया लंबिक दूरी। अब ऐसे ऐसे दूरी नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे दूरी नहीं होना चाहिए, ये लंबिक दूरी नहीं हो गया, तिरछा तिरछी नहीं, एकदम सीधा होना चाहिए, वो हो गया लंबिक दूरी। देखिए ये एकदम बिल्कुल ये जो हुआ यहाँ से यहाँ एकदम लंबिक दूरी को, इसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन मतलब यहाँ से सीधा इतना दूर की लंबाई जो होगा, निर्गत किरण और आपतित किरण के मूल पथ के बीच की लंबिक दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोल दीजिए क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन। बिल्कुल सही बोले। तो आपतित किरण के मूल पथ और निर्गत किरण के बीच की लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और क्वेश्चन से लिखवाएंगे तो उसमें सारा हम परिभाषा लिख देंगे, पहले हम समझा दिए। अब कोई लंबिक दूरी मतलब सीधा सीधा एकदम, अगर कोई आपको ऐसे बोलेगा लंबिक दूरी तो बोला यार ये गलत है, लंबिक दूरी मतलब ये नहीं होता, ये तो तिरछा हो गया। लंबिक दूरी का मतलब होता है सीधा लंबवत, एक दूसरे पर एकदम सीधा। ठीक है, ये हो गया लंबिक दूरी, यहाँ से यहाँ हमारा पार्श्विक विस्थापन होगा। राइट, आप लोगों को समझ में आया पार्श्विक विस्थापन के बारे में? हेलो स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों के लिए टॉपिक नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसका नाम है पार्श्विक विस्थापन किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सर ये पार्श्विक विस्थापन किन किन कारकों पर निर्भर करता है ना। तो मैंने आप लोगों के लिए मैंने लिखा है सबसे पहले कांच की मोटाई पर, किस पर करता है, कांच की मोटाई पर। कांच कितना मोटा है उस पर डिपेंड करता है पार्श्विक विस्थापन। मैंने लिखा है कांच के स्लैब की मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। सुना गया, कांच के स्लैब की मोटाई जो होगा, जितना मोटा होगा, जितना mm का होगा, वो सीधा समानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन पार्श्विक विस्थापन कांच के स्लैब की मोटाई का सीधा पार्श्विक विस्थापन कांच के स्लैब की मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। मतलब इसका मतलब हो गया कि पार्श्विक विस्थापन हमें मोटाई पर निर्भर करता है। दूसरा मैंने बताया आपतन कोण पर, किस पर निर्भर करता है, आपतन कोण के सीधा समानुपाती होता है। इसका मतलब पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण पर निर्भर करता है, ये I पर निर्भर करता है। तीसरा है कांच के स्लैब का अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती। अब इसकी एक होता है फिलेंट कांच, एक होता है क्राउन कांच, दोनों का अलग अलग होता है। मैंने कल फिलेंट कांच के बारे में बताया था, उसका अपवर्तनांक, और एक क्राउन कांच होता है। तो इस तरह की कांच पर भी निर्भर करता है, कांच किस प्रकार का है। ठीक है,
आपने देखा होगा गाड़ी में कांच लगे होते हैं, तो कई तरह, घर में कांच लगे होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। गिलास का कांच जो होता है वो अलग प्रकार का कांच होता है, तो लैम्प का कांच होता है वो अलग प्रकार का कांच होता है। तो कांच की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो आपको याद रहेगा, शारीरिक विस्थापन किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो पहला बोलिए कांच की मोटाई पर, दूसरा है आपतन कोण पर, तीसरा है कांच का अपवर्तनांक पर। राइट, आपको समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? अगर आ गया होगा तो अगले ये चलते हैं कांच के गुटके पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की स्थिति। अब मैं आता हूं आप लोगों को, कांच के गुटके पर अगर प्रकाश लंबवत पड़ता है तो क्या होता है। राइट, तो मैं आप लोगों के लिए चलते हैं, शुरुआत कर दें। तो देखिएगा, ये कांच का टुकड़ा है, कांच का स्लैब है, और ये आपका आपतित किरण हो गया, है ना, ए बी सी डी। ठीक है, ये आपका कांच का टुकड़ा है, ये आपतित किरण है। आप इसको गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, बिना विचित हुए सीधा निकल जाता है। बिना विचित हुए सीधा निकल गया या नहीं निकल गया? यहाँ पे 90 एकदम लंबवत है, तो बिना विचलित हुए ये सीधा निकल जाता है। जब प्रकाश की किरणें कांच का स्लैब पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े सीधा निकल जाती है ना। इस स्थिति में आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर 0 डिग्री होता है। इसमें बना आपतन कोण और अपवर्तन कोण 0 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि अपवर्तन कोण अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच होता है। तो इसमें अपवर्तित किरण है ही नहीं, मुड़ा ही नहीं, तो अपवर्तित किरण बनेगा कैसे? इसलिए बिना विचलित हुए सीधा निकल जाता है। तो इस स्थिति में कोण आई और कोण आर का मान 0 डिग्री होता है। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए, जब प्रकाश किरणें कांच के स्लैब पर लंबवत पड़ता है तो आपतन कोण का मान कितना होता है? ऑप्शन देगा 0, 90, 60, 30, तो आप 0 डिग्री ही मारेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए स्टूडेंट, टॉपिक नंबर अगला है आप लोगों के लिए, है ना, वो है प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव। अब आपकी दैनिक जीवन में प्रकाश का अपवर्तन का क्या प्रभाव होता है वो मैं आप लोगों को कुछ बोर्ड पर लिख दिया हूं, है ना। ये है प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में प्रभाव को देखा जा सकता है, समझा भी जा सकता है। वो मैंने लिखा है कि जल में तिरछी रखी और अंशतः डूबी छड़ी या पेंसिल जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है ना। आप अगर पेंसिल को पानी के अंदर में डाल दिए हो, गिलास के अंदर में डाल दिए हो, तो गिलास में रखा हुआ पेंसिल तो ऐसा लगेगा कि झुका हुआ है। वो किसके कारण होता है? कोई पूछ देगा किसके कारण झुका हुआ प्रतीत होता है, तो वो कारण है प्रकाश का अपवर्तन। राइट, प्रकाश का अपवर्तन कारण वो पेंसिल क्या होता है? झुका हुआ प्रतीत होता है। दूसरा है जल के नीचे रखी वस्तु ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। आपने किसी जल में अगर सिक्का उका रखे हैं तो वो सिक्का लगेगा कि गहराई से थोड़ा सा ऊपर है। वो ऐसा प्रतीत क्यों होता है? प्रकाश का अपवर्तन कारण। ये आप लोग देखे होंगे ना। जल में रखी वस्तु अपने वास्तविक गहराई से बड़ा प्रतीत होता है। अगर आप कभी पानी के अंदर डुबकी लगाए हो या देखने का प्रयास किया हो तो उसमें देखिएगा कोई वस्तु है जो अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके कारण वो वस्तु अपने छोटे आकार में रहेगा लेकिन उससे बड़ा दिखाई देगा उसमें। चौथा है तारे का टिमटिमाता। तारे का टिमटिमाना भी प्रकाश का अपवर्तन का ही कारण होता है। आप लोग देखते हो रात में तारे टिमटिमा रहे हैं, बुक 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 कर रहे हैं, लेकिन वही है प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। मैं आप लोगों को जब आगे पढ़ाऊंगा तो इसका रीजन भी बताऊंगा क्या कारण है कि होता है, लेकिन मैं इतना बता दिया प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अविलंब से दूर भाग जाता है। अविलंब से दूर भागने के कारण पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ये उठा हुआ प्रतीत होता है, ये वास्तविक गहराई से बड़ा प्रतीत होता है, तारे का टिमटिमाना नजर आता है। क्योंकि ऐसे तो तारे का टिमटिमाना ये इसका रीजन नहीं है, क्योंकि वो वहां से आता है, वो रिफ्लेक्ट मुड़ जाता है भी है कि जब वहां से चलता है तो टकराने के बाद वो मुड़ जाता है।
और मुड़ता है। कभी प्रकाश जो होता है, प्रकाश ऊपर में उपस्थित बहुत सारे कण है ना, धूल कणे हैं, वाष्प कणे हैं, है ना, उसके बाद गैस के कणे हैं, इटीसी कैन। तो जब तारे का प्रकाश जब इन कणों पर पड़ता है तो थोड़े समय के लिए वो प्रकाश किरणें हमारी आँख पड़ना आकर रुक जाता है। ये क्रिया हमेशा क्या रहता है, चलता रहता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। मैं आप लोगों को आगे भी इसके बारे में ज़्यादातर बताऊंगा, ठीक है। तो जल में ये आपको याद रखिएगा, प्रकाश का पतन का आपको दैनिक जीवन प्रभाव इस प्रकार है, ठीक है। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा। चलिए अब मैं अगले टॉपिक लेकर आया हूं, और इस टॉपिक में भी आपका कुछ ये है जिसका नाम है अपवर्तनांक। क्या नाम है इसका? अपवर्तनांक। मैंने आप लोगों को लिख दिया है, इससे मेरी थोड़ा सा समय की बचत हो जाती है, मैं लिख देता हूं। तो अपवर्तनांक क्या है कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है। दो माध्यमों के लिए, एक माध्यम हवा है तो दूसरा माध्यम आपका कांच है, तो उसको अगर हवा है, एक माध्यम हवा और दूसरा माध्यम अगर कांच है ना, तो इसको अगर लिखना चाहते हैं तो म्यू ए जी, एयर ग्लास, है ना। याद रखिएगा, ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। या हवा एन, क्योंकि अपवर्तनांक को एन से भी सूचित करते हैं, तो ए जी, ऐसे भी हवा तो ग्लास, ठीक है। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? सबसे पहला मैंने लिख दिया कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है। आप याद कर लीजिएगा इसको, हम आप लोगों से पूछ लेंगे। इसे प्रायः म्यू, इसको कहते हैं म्यू, है ना, या एन से सूचित करते हैं। म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर होता है। एक नोट हमेशा याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम आता है। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता, अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है ना। अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता, आपतन कोण पर निर्भर, आई पर, कोण आई को आपतन कोण कहते हैं, निर्भर नहीं करता, बल्कि किस पर निर्भर करता है? बल्कि पदार्थ की प्रकृति। बताइए ये पदार्थ कैसा है? कांच है, पानी है, या हीरा है, या अदर चीज, क्रोसिन है, अल्कोहल है, क्या है, ये आपको याद रखना है। बल्कि पदार्थ की प्रकृति, और यहाँ भी लिखे हैं, और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। और प्रकाश का रंग कैसा होना चाहिए? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य थोड़ा सा जानबे करते होंगे, ज्यादा होता है ना, और विचलन कम होता है। उस तरह से बैगनी का होता है, उस तरह से येलो होता है, लाल रंग के साथ होता है ना, बैजानी हाँ पिनाला, नाम सुने होंगे आप लोग। तो उस तरह के रंग पर निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ कैसा है? हवा है, कांच है, हीरा है, अल्कोहल है, वो पदार्थ की प्रकृति होता है। और रंग तो आप लोग जानते हैं, प्रकाश का रंग 7 रंग, तो सफेद में 7 रंग होते हैं, तो उस रंग पर निर्भर करता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे में अपवर्तनांक साइन आई भी ठिट्टा हो जाएगा और ये भी ठिट्टा हो जाएगा, दोनों एक ही कट जाएगा, तो सेम मात्रक हो जाते हैं, सेम मात्रक कट जाता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है ना। याद रखेंगे आप लोग। कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट, मैंने अपवर्तनांक का एक परिभाषा आपको मैंने बता दिया, फिर मैं आपको दूसरा परिभाषा, अपवर्तनांक को कई परिभाषा के द्वारा हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, है ना। तो एक मैंने ये लिखा था, मैंने सोचा कि इससे भी लिख दें इसी में, उसको मैंने क्लीन कर दिया और इसके बाद मैंने लिख दिया। इसमें क्या लिखा है? निर्वात में प्रकाश की चाल को सी तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल भी के अनुपात को अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे भी निरपेक्ष अपवर्तनांक हो या केवल अपवर्तनांक हो, इसे भी एन या म्यू द्वारा ही सूचित करते हैं। अगर हम इसे एन बराबर तो सी बटा में भी लिखेंगे। एन बराबर क्या लिखेंगे? सी बटा, सी का मतलब हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल
निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n बराबर c बटा c मतलब प्रकाश की चाल, और इसका मतलब क्या हुआ बता दो। v का मतलब हो गया किसी माध्यम में, जैसे में मान लो ये कांच है तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा, वो नीचे होगा, और ये हवा में जो है प्रकाश की चाल वो कहाँ होगा, ऊपर। इन दोनों को भागा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, इन। कहीं कहीं आप लोगों को ऐसे लिखा हुआ रहेगा म्यू। आगे आप लोगों को समझ में कोई दिक्कत किसी को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, समझ में एकदम बिल्कुल राइट। उतार लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट, मैंने अपवर्तनांक को थीटा के सापेक्ष परिभाषा बता दिया, मैंने चाल के प्रकाश का और उस माध्यम के चाल के सापेक्ष उसका परिभाषा बता दिया। अब मैं एक और परिभाषा आप लोगों के सामने लिखा है जिसका नाम है गहराई के संदर्भ में। गहराई के संदर्भ में उसका अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होगा, तो होगा कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। थीटा के संदर्भ में कोई परिभाषा पूछेगा तो ये वाला बता देना, अगर ये चाल के संदर्भ में कोई परिभाषा पूछेगा तो ये वाला ही बता देना, और अगर गहराई के संदर्भ में कोई परिभाषा पूछेगा तो ये बता देना। गहराई के संदर्भ में कौन सी परिभाषा क्या है बोल दो, कहना वास्तविक गहराई है ना, बटा आभासी गहराई। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये सब अपवर्तनांक ही मैंने परिभाषा दिया, सब एक। अगर केवल अपवर्तनांक अगर कोई तुमसे पूछ दे तो कोई भी लिख देना, ये नहीं लिखना, ये बहुत चलता फिरता नहीं है, लेकिन ये आप लोगों का 10th क्लास तक चलता है और इसी में ये चलेगा, लेकिन ये आप लोग को हमेशा मुंह पर याद रखना है। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इसको भी, है ना, इसको नोट कर लीजिए और याद रखिएगा गहराई के लिए तो ये और इसके लिए ये। तो हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आज के लिए दीजिए इतना ही, और मैं कल आपको अलग वीडियो लेकर वापस आएंगे।